लुटेरों पर कोई भी देश फायरिंग नहीं कर पाता। ये अपने हथियार को समुद्र के पानी में फेंक देते हैं और बयान देते हैं कि हम मछुआरे हैं, मछली पकड़ने आए हैं। और सोमालिया पूरी तरह गृह युद्ध में डूबने के बाद तितर-बितर हो गया। उनसे फिरौती लेना शुरू कर दिया। अब क्योंकि सोमालिया और स्थानीय लोग मछली का व्यापार करते थे कि अब हमें अपने संसाधनों की रक्षा के लिए स्वयं हथियार उठाना होगा। फिरौती यानी छुटकारा पाने के लिए दिया जाने वाला धन, जो बिना रोक टोक के मछली पकड़ने लगे और जिससे सोमालिया के स्थानीय लोगों का मछली वाला व्यापार बर्बाद हो गया। कि ये मछुआरे की तरह आते और अपने हथियार को समुद्र में फेंक देते थे। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन आइसलैंड ने कई हमलों को विफल किया और लगभग यह हमला 18 महीने में पहली सफल चोरी रही। समुद्री लुटेरे, शायद आप में से अभी कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि यह कौन सी विडंबना है। तो आपको बता दें कि समुद्री लुटेरे समुद्र से जाने वाले जहाज को रोकते हैं और उनके कीमती सामानों को लूट लेते हैं, या फिर कई बार ये लुटेरे सामानों को पूरा जहाज सहित हाईजैक कर लेते हैं और जिस देश का जहाज होता है उनसे करोड़ों की फिरौती मांगते हैं, करोड़ों रुपए की मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन लुटेरों पर कोई भी देश फायरिंग नहीं कर पाता, क्योंकि ये लुटेरे सोमालिया जैसे देश से आते हैं और बीच समुद्र में ये जहाज़ों को रोकते हैं। अब चूंकि समुद्री इलाके से होकर जहाज एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, इसलिए हथियार ले जाना अलाउड बिल्कुल नहीं है और इसी कारण यह समुद्री लुटेरे अपने हथियारों के साथ आते हैं और जहाज़ों को रोकते हैं। अब इन लुटेरों पर जब भी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कार्रवाई करना चाहती है या फिर जब भी इन्हें पकड़ा जाता है तो ये अपने हथियार को समुद्र के पानी में फेंक देते हैं और बयान देते हैं कि हम मछुआरे हैं, मछली पकड़ने आए हैं। दरअसल लूटपाट की इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1991 में। सन 1991 में सियाद बर्रे की सरकार के पतन के बाद सोमालिया में विभिन्न गुटों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया, जो लंबे समय तक चलता रहा और सोमालिया पूरी तरह गृह युद्ध में डूबने के बाद तितर-बितर हो गया, जिनके कारण इनका समुद्र रक्षा या फिर कहें तो तट रक्षा एकदम खत्म हो गया। अब क्योंकि सोमालिया और स्थानीय लोग मछली का व्यापार करते थे, जिनसे उनका जीवन यापन चलता था, मगर गृह युद्ध के कारण सोमालिया की समुद्र रक्षा सेना खत्म हो गई थी, जिसके कारण समुद्र में बड़ी मछलियां पकड़ने वाली विदेशी नौकाएं आती और मछलियां पकड़कर चली जाती और यह नौकाएं ज़्यादातर चीन, ताइवान और कोरिया जैसे देशों से आते थे, जो बिना रोक टोक के मछली पकड़ने लगे और जिससे सोमालिया के स्थानीय लोगों का मछली वाला व्यापार बर्बाद हो गया। अब इसी कारण इस खाली और असुरक्षित समुद्री क्षेत्र में स्थानीय मछुआरे और वहाँ के जो युवा थे, यानी जो यंग लड़के थे, उन्होंने एक गुट बनाया कि अब हमें अपने संसाधनों की रक्षा के लिए स्वयं हथियार उठाना होगा। और पहले यह समूह खुद को समुद्र रक्षक बताते थे और जो भी विदेशी मछली पकड़ने वाले आते थे ये केवल उन्हें ही रोकते थे, क्योंकि वह मत्स्य जीवन को खत्म कर रहे थे, जिससे उनका व्यापार बर्बाद हो रहा था। यहाँ तक तो ठीक था, पर फिर आता है सन 1995 से 1997 के बीच का दौर। अफसीर बोया नाम का लीडर और उनके समूह के कुछ युवाओं ने विदेशी जहाज को पकड़ने के बाद उनसे फिरौती लेना शुरू कर दिया। फिरौती यानी छुटकारा पाने के लिए दिया जाने वाला धन। जैसे कोई किडनैपर किसी को किडनैप करता है तो उनसे कुछ पैसे मांगता है उन्हें छोड़ने के लिए, उसे फिरौती कहते हैं। लेकिन इन लोगों को कुछ दिनों बाद मत्स्य रक्षा से कम फायदा होने लगा था, क्योंकि इनके लूटपाट के कारण काफ़ी नौकाएं आना बंद कर दी थी। अब चूंकि जहाज के अपहरण की लत इन लोगों को लग चुकी थी और इसी कारण इन लोगों ने ज़्यादा पैसे के चक्कर में जानवरों को, कीमती सामानों को ले जाने वाले जहाज़ों का अपहरण करके बड़ी रकम की मांग करना शुरू किया। और सन 2000 से 2011 के बीच सोमालिया पीरियड्स ने हर साल कई बड़ी जहाज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। सन 2008 में अकेले ही 100 हमले और करोड़ों डॉलर की फिरौती हुई, करोड़ों डॉलर की। तब तक इन समुद्री लुटेरों के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन सन 2011 में 237 जहाज पर हमला हुआ और यहीं से सोमालिया प्राइवेसी दुनिया भर में उभर उठा। अब क्योंकि यह लोग समुद्री जहाज से जाने वाले कीमती सामानों का अपहरण करके करोड़ों की फिरौती की मांग करते थे और यदि कोई देश फिरौती देने से मना करता था तो ये लोग उनके सामानों को जब्त कर लेते थे, जिसके कारण विश्व की समुद्री व्यापार और विश्व की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ने लगा। जहाज मालिकों को माल और जीवन दोनों की रक्षा के लिए लाखों डॉलर चुकाने पड़ते थे और समस्या यह थी कि ये मछुआरे की तरह आते और अपने हथियार को समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए इन्हें कोई रंगे हाथ पकड़ नहीं पाता था। और सबसे बड़ी बात कि समुद्री रास्तों के बारे में अधिक जानकारी इन्हें अधिक खतरनाक बना देता था, जिसके कारण यह सिर्फ बड़े मालवाहक जहाज, टैंकर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट्स जैसे गल्फ ऑफ एडन जैसे जहाज को ही टारगेट किया करते थे। लेकिन फिर इनसे तंग आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और दबाव के कारण नौसेना अभियानों का उदय हुआ
जिसमें ऑपरेशन एटलस के माध्यम से संयुक्त नौसेना प्रयासों ने जहाज और मार्गों की निगरानी करनी शुरू कर दी। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन आइसलैंड ने कई हमलों को विफल किया और सन 2024 में INS कोलकाता जैसी युद्धपोत ने कई लुटेरों को पकड़कर भारत भी लाया था। लेकिन इससे पहले ही सन 2010 के बाद न केवल नौसेना गतिविधियां बढ़ी बल्कि सोमालिया की आंतरिक स्थिरता में भी सुधार आया और इसके कारण हमलों की संख्या में काफ़ी हद तक कमी हुई, क्योंकि उनका मेन कारण बेरोजगारी ही था। लेकिन सन 2025 में फिरौती के हमले में थोड़ी वृद्धि देखी गई। हेलोस एफ्रोडाइट जैसे जहाज पर हमला हुआ और लगभग यह हमला 18 महीने में पहली सफल चोरी रही। अब विशेषज्ञों के मुताबिक अगर नौसेना में ध्यान की कमी, स्थानीय अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष बढ़ते रहे तो एक बार फिर समुद्री लुटेरों का आतंक बढ़ सकता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि पहले ये लोग कुछ समूह में होते थे, उनकी मजबूरी थी बेरोजगारी, मगर जैसे जैसे करोड़ों की फिरौती होने लगी तब इसमें और अधिक युवा जुड़ने लगे और यह फिर एक बड़ी कौम बन गई। दरअसल फिरोजी इन सोमालिया सिर्फ समुद्री डकैती नहीं है, यह राजनीतिक ढांचे की विफलता, समुद्री दोहन, आर्थिक गरीबी का परिणाम है। यह केवल अपराध नहीं है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जहां लोग मजबूरी, अवसर और संसाधन के संघर्ष में फंसे हुए हैं। सन 1991 में सरकार के पतन के साथ यह शुरू हुई थी और शुरुआत में इन लोगों ने मछली रक्षा का ढोंग किया और बाद में फिरौती की बड़ी रकम ने इन्हें व्यापार जैसा बना दिया। यह थी समुद्री लुटेरों की पूरी कहानी कि कैसे इन लोगों ने लूटपाट और डकैती शुरू किया। आप कमेंट में इसके बारे में कुछ बताइएगा और जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।